क्या तुम पार्टीज में इससे शो ऑफ करते हो? ओह नहीं, कोई इसे पसंद नहीं करता। अब देखिए ना, 3.14159265353897। ये हैं ग्रैंड गजमैन। इन्होंने मेरी एक पुरानी वीडियो देखी थी जिसमें मैंने सोचने के हमारे दो तरीकों पर बात की थी। सिस्टम 2 कॉन्शियस और स्लो होता है जिसमें एफर्ट्स लगाना पड़ता है, वहीं सिस्टम 1 सब कॉन्शियस, फास्ट और ऑटोमेटिक होता है। दोनों सिस्टम्स काम कैसे करते हैं ये खुद से समझने के लिए ग्रैंड ने पाई के 100 डिजिट्स याद करने का सोचा 384469 और फिर याद करते हुए इन्हें अब पाई के 23,000 डिजिट्स याद हैं। ये नॉर्थ अमेरिकन रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। 954930381996। हाँ, 200 हो गई। कमाल है। मैं बड़े लंबे समय से एक्सपर्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता था, तो ये है मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड चेस कंपटीशन में 5 बार रहे चैंपियन। इन्हें कई बार चेस बोर्ड दिखाकर पूछा गया कि कंपटीशन में ये किस व्यक्ति का गेम प्ले था। काफी गंदा गेम प्ले है। टाल भी बहुत विनिक का लगता है। ये पक्का 24वां मैच है सेविला का। ओके, अब मैं शुरू से प्लेयर्स लगाऊंगा। मुझे बताना जब तुम पहचान जाओ। हो सके तो ये भी बता देना कि ब्लैक वालों से कौन खेल रहा था। हाँ, ओके। शायद ये ओपनिंग तुमने पहले देखी होगी। ये आनंद सर थे। किसके अगेंस्ट? जपाटा। पर ये कैसे कर पा रहे हैं? इतनी सुपर मेमोरी कैसे है? कई दशकों पहले वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि कौन सी चीज इन चेस एक्सपर्ट्स को इतना खास बनाती है। क्या इनका आईक्यू बहुत हाई होता है, या एवरेज से ज्यादा स्पेशल मेमोरी होती है, या बहुत बड़े शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पैन होते हैं। उन्हें पता चला कि ओवरऑल देखा जाए तो चेस मास्टर्स इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में महारथी नहीं होते हैं, पर एक एक्सपेरिमेंट ने यह जरूर बताया कि इनके परफॉर्मेंस नौसिखिए से कैसे बेहतर थे। 1971 में विलियम चेस और हर्बर्ट साइमन ने 3 अलग अलग तरह के चेस प्लेयर्स को हायर किया, एक एक्सपर्ट, एक माहिर शौकीन और एक बिगिनर। चेस बोर्ड पर 25 पीसेस लगाए जैसे वो किसी खेल के दौरान होते। हर प्लेयर को 5 सेकंड्स के लिए बोर्ड को देखने का मौका दिया और फिर उनसे याद कर दूसरे बोर्ड पर वैसे ही सेम पैटर्न में पीसेस लगाने को कहा। बीच में वो जितनी बार चाहें 5 सेकंड्स के लिए बोर्ड को देख सकते थे। मास्टर प्लेयर सिर्फ एक बार देखने के बाद ही 16 पीसेस को याद रख लेता है, अमेच्योर 8 पीसेस को और बिगिनर सिर्फ 4। मास्टर प्लेयर ने ए प्लेयर से आधे बार बोर्ड को देखकर ही सारे पीसेस सही जगह पर लगा दिए। फिर रिसर्चर्स ने चेस के पीसेस को ऐसे पैटर्न में लगाया जैसे पैटर्न किसी गेम में बन ही नहीं सकते। इस बार चेस मास्टर भी बिगिनर से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया। पहली बार देखने के बाद सभी प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा बस 3 पीसेस की लोकेशंस याद कर पाए। रिजल्ट साफ था, चेस मास्टर्स के पास कोई सुपर मेमोरी नहीं होती। उन्हें बस वो पोजीशंस अच्छे से याद हो जाती है जो रियल गेम में बन सकती हैं। जो चीज चेस मास्टर्स को अलग बनाती है वो ये है कि उन्होंने बहुत सारे चेस मैचेस देखे होते हैं। उनका ब्रेन अब सेम पैटर्न को पहचानने लगा है, तो अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग पीसेस को देखने के बजाय उनका ब्रेन कई पीसेस के कलेक्शन को एक पैटर्न की तरह देखता है। इसे कहते हैं चंकिंग। लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड मल्टीपल चीजों को हम एक सिंगल वर्ड की तरह याद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस पूरे नंबर को आप पाई की वैल्यू की तरह याद करते हो, ना कि 6 अलग अलग डिजिट्स की तरह। एक सीक्वेंस है जो मुझे काफी पसंद आता है, वो 30137 वाला, जो मुझे ऐसे याद रहता है कि स्टीफन करी ने 30वें मैच में 137 गेम्स जीते थे। ये 2016 में रिकॉर्ड था, इसीलिए 30173। वास्तव में एक्सपर्टीज हासिल करना रिकॉग्निशन से आता है। जैसे हमें चेहरे याद रहते हैं, मैग्नस को वैसे चेस पोजीशंस याद रहती हैं। पहचानने से ही हमें समझ आती है। जैसे अगर आपको कोई गुस्सा दिखता है तो आप अंदाजा लगा लेते हो कि क्या होने वाला है। चेस मास्टर्स थाउजेंड्स मूव्स को पहचानते हैं, उन्हें बेस्ट मूव पता होता है। ज्यादातर टाइम मुझे पता होता है कि कौन सा मूव बेस्ट रहेगा, मुझे इसमें सोचना नहीं पड़ता। एक्सपर्ट जैसी मेमोरी डेवलप करने में समय लगता है। कहने को तो किसी भी चीज को 10,000 घंटे करने से आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो, पर ये काफी नहीं है। 4 और ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो पूरे होने चाहिए, और जहां ये चारों क्राइटेरियाज मेट नहीं होते वहां एक्सपर्ट बनना नामुमकिन है। पहला क्राइटेरिया है हर बार चीजों को दोहराना, हर बार से सीखते हुए।
टेनिस प्लेयर्स प्रैक्टिस के दौरान सैकड़ों बार बॉल हिट करते हैं। चेस मास्टर्स मास्टर बनने से पहले हजारों मैचेस देख चुके होते हैं और फिजिसिस्ट हजारों प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सारे प्लेयर्स पिछले गेम से सीखते हैं। टेनिस प्लेयर्स देखते हैं शॉट ने नेट क्लियर किया या नहीं, हिट लगा या नहीं। चेस प्लेयर्स गेम हारते या जीतते हैं और फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स को एक ही प्रकार की समस्याओं का बार बार अनुभव नहीं मिलता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट फिलिप टेटलॉक 384 लोगों को लेते हैं जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल ट्रेंड्स पर कमेंट या एडवाइस देने का काम करते थे। इनमें जर्नलिस्ट, फॉरेन पॉलिसी स्पेशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट और इंटेलिजेंस एनालिस्ट शामिल थे। 2 दशक के दौरान उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे क्या जॉर्ज बुश दोबारा इलेक्ट होंगे, क्या साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड शांतिपूर्वक खत्म हो जाएगा, क्या क्यूबेक कनाडा से अलग हो जाएगा और क्या .com बबल बस्ट होगा। हर केस में वो पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज बताते हैं और स्टडी के अंत में टेटलॉक ने 82,381 प्रेडिक्शंस कलेक्ट कर ली थी। क्या लगता है कैसे किया होगा उन्होंने? काफी बुरा। ये एक्सपर्ट्स जिनमें से कई के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तक थी, उन्होंने काफी वर्स्ट परफॉर्म किया। इससे बेहतर होता कि सारे आउटकम्स को इक्वली पॉसिबिलिटी दे देते। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन व्यक्तियों ने किसी एक टॉपिक पर मास्टरी की हुई थी, उनके प्रेडिक्शंस रैंडम चॉइसेस से भी बेकार निकले। जिन एरियाज में ये बेस्ट थे, वहां भी ये किसी नॉन स्पेशलिस्ट से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। यहाँ दिक्कत ये हुई थी कि इन्हें जिन इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए कहा गया था, वो वन ऑफ थे। उनके पास ऐसे इवेंट या इनके जैसे इवेंट्स का एक्सपीरियंस नहीं था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी कभी कभी होते हैं और हर इलेक्शन पहले से अलग एनवायरनमेंट में होते हैं। तो हमें उन एक्सपर्ट्स पर रिलाई नहीं होना है जिनके पास इवेंट्स का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। अगला क्राइटेरिया है सही एनवायरनमेंट, जिसमें एनवायरनमेंट का कुछ प्रभाव रिजल्ट पर पड़े, जिससे कुछ अंदाजा लगाया जा सके। उदाहरण के लिए एक जुआरी जो रूलेट व्हील्स पर जुआ लगाता है, उसने ये गेम हजारों बार खेला होगा, उसके पास हजारों मैचेस का एक्सपीरियंस होगा। हर बार उसे हार या जीत के रूप में फीडबैक तो जरूर मिला होगा, पर फिर भी आप उसे एक्सपर्ट नहीं कहोगे, क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट लो वैलिडिटी वाला है। रूलेट व्हील्स बिल्कुल रैंडम आउटकम्स देता है, रिजल्ट किसी चीज पर डिपेंड ही नहीं करता, तो अनुमान कैसे लगाया जाए? 2006 में लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट 1 मिलियन की शर्त लगाते हैं कि उनके द्वारा पिक की गई इन्वेस्टमेंट 10 साल के टाइम पीरियड में वॉल स्ट्रीट के बेस्ट हेज फंड को बीट कर देगी। हेज फंड्स वो मनी का कलेक्शन होता है जिसे दुनिया के ब्रिलियंट और एक्सपीरियंस्ड वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स क्लोजली मेंटेन करते हैं हाई प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ये कई एडवांस टेक्निक्स जैसे शॉर्ट सेलिंग, लिवरेज और डेरिवेट का यूज करते हैं और इसके लिए ये सर्टेन फी भी चार्ज करते हैं। एक इंसान बफेट की इस चुनौती को लेता है प्रोडिजी पार्टनर से टेड साइडीज। ये अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए 5 हेज फंड्स, एक्चुअली 5 फंड्स ऑफ हेज फंड्स लेते हैं, जो टोटल मिलाकर 200 इंडिविजुअल फंड्स हो जाते हैं, जो टोटल मिलाकर 200 इंडिविजुअल फंड्स होते हैं। वॉरेन बफेट बिल्कुल अलग अप्रोच लेते हैं। वो एक सबसे बोरिंग इन्वेस्टमेंट उठाते हैं, एक पैसिव इंडेक्स फंड जो बस अमेरिका की 500 बड़ी कंपनीज की वेटेड वैल्यू को ट्रैक करता है, S&P 500। शर्त 1 जनवरी 2008 में शुरू होती है और शुरुआत में चीजें बफेट के फेवर में नहीं दिखती हैं। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत थी और मार्केट क्रैश कर जाती है, पर हेज फंड्स अपनी होल्डिंग्स चेंज करते हैं। वो मार्केट क्रैश से भी प्रॉफिट बना लेते हैं, तो उन्होंने थोड़ी वैल्यू तो खोई, पर मार्केट एवरेज जितनी नहीं। हेज फंड्स 3 साल तक आगे बढ़ते रहे, पर 2011 में S&P 500 ने पकड़ बना ली। उसके बाद तो हेज फंड्स उसके आसपास भी नहीं दिखे। मार्केट में बहुत ज्यादा कस्टमर्स आए और हेज फंड्स धूल में मिल गए। 10 साल बाद बफेट के इंडेक्स फंड्स ने 125% का मुनाफा दिया और हेज फंड्स ने सिर्फ 36%। अब इस समय मार्केट की परफॉर्मेंस कुछ अलग नहीं थी। 8.5% की एनुअल ग्रोथ के साथ ये अभी तक के लॉन्गेस्ट स्टॉक मार्केट एवरेज को मैच कर लेती है। तो फिर क्यों कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स सालों का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होने के साथ, इतनी रिसर्च करने के बाद, इतने पैसे लगाकर भी मार्केट बीट करने में फेल हो जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉक्स में लो वैलिडिटी एनवायरनमेंट होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इनके मूवमेंट्स बिल्कुल रैंडम होते हैं, तो इस शॉर्ट टाइम से मिले अच्छे फीडबैक्स भी अच्छे डिसीजंस लेने में मदद नहीं कर सकते। स्टॉक्स चेस से ज्यादा रूलेट व्हील्स के करीब है। पिछले 10 साल में लगभग 80% एक्टिवली मैनेज इन्वेस्टमेंट फंड्स मार्केट को बीट करने में फेल हो गए हैं। और अगर आप लंबे टाइम पीरियड को देखें तो वहां अंडर परफॉर्मेंस 90% तक बढ़ी है। इससे पहले कि आप कहें इसका मतलब है कि 10% के पास एक्चुअल स्किल्स है, तो ये भी ध्यान दीजिए कि इतना तो कोई रैंडम चांसेस भी कर लेगा। कैट्स और रैंडम डार्ट से पिक किए गए पोर्टफोलियोज ने भी ऐसे ही रिजल्ट्स दिए थे। और लक के साथ साथ यहाँ कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप स्कीम्स। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि इस फील्ड में एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। वॉरेन बफेट खुद एक बड़े एग्जाम्पल हैं। मेरा मतलब था कि ज्यादातर स्टॉक पिकर्स और एक्टिव फंड मैनेजर
ट्रू एक्सपर्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि एनवायरनमेंट सही नहीं है। और दूसरा पॉइंट कि अगर हम जानते हैं कि स्टॉक पिक करना लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट बेकार रिजल्ट देगा और जो इंप्रूवमेंट एक्टिव फंड मैनेजर्स देते हैं वो उनकी फीस को जस्टिफाई नहीं करती, तो फिर क्यों इतना सारा पैसा इंडिविजुअल स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है? चलिए मैं इसे आपको एक कहानी से समझाता हूं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया चूहों और इंसानों के ऊपर, जहां एक रेड बटन होता है और एक ग्रीन बटन, दोनों जलते हैं। 100 में से 80 बार ग्रीन बटन जलता है और बाकी 20 बार रेड बटन जलता है, पर बिल्कुल रैंडमली। आप बता नहीं सकते कि किस बार कौन सा बटन जलेगा। सब्जेक्ट चाहे वो इंसान हो या चूहा, उसका काम होता है बटन दबाकर बताना कि कौन सा बटन जलने वाला है। चूहा अगर सही बटन दबाता है तो उसे खाना मिलेगा और गलत दबाता है तो एक छोटा सा झटका। चूहा थोड़ी देर बाद ही सिर्फ ग्रीन बटन को दबाने लगता है, वो समझ जाता है कि इसी में रिवॉर्ड मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ इंसान वैसे तो ग्रीन बटन दबाता है, पर बीच बीच में रेड बटन को भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इंसान सिर्फ 68 बार सही बटन को प्रेडिक्ट कर पाता है। हमें एवरेज रिजल्ट्स हजम नहीं होते, हमें हर जगह पैटर्न्स दिखते हैं, रैंडमनेस में भी। इसीलिए हम पैटर्न्स ढूंढकर एवरेज को बीट करने की कोशिश करते हैं, और जहां पैटर्न्स नहीं होते वहां हम मात खा जाते हैं। अगर पैटर्न्स होते भी तो उन्हें बार बार फीडबैक्स चाहिए होते हैं, और YouTube ये बात जानता है। इसीलिए वीडियो पोस्ट करने के 1 घंटे बाद ही वो उसकी परफॉर्मेंस आखिरी 10 पोस्टेड वीडियो से कंपेयर करके बता देता है। वहां जश्न भी मनने लगता है अगर वीडियो नंबर 1 पे परफॉर्म करती है। आपको ये छोटी सी चीज लग सकती है, पर आपको नहीं पता कि ये रिवॉर्ड कितना पावरफुल होता है और यूट्यूबर्स कितनी मेहनत करते हैं इस रिवॉर्ड को पाने के लिए। तुरंत और देर से मिलने वाले फीडबैक्स के बीच का अंतर जानने के लिए मनोवैज्ञानिक डेनियल कहनमैन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंस को कंपेयर करते हैं। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पेशेंट के पास काम करते हैं, उन्हें तुरंत फीडबैक मिलते हैं। क्या पेशेंट अनकॉन्शियस है, वाइटल साइंस स्टेबल है। इन इमीडिएट फीडबैक्स के साथ वो जल्दी जान पाते हैं कि आगे क्या करना सही होगा। वहीं रेडियोलॉजिस्ट को अपने डायग्नोसिस में इमीडिएट फीडबैक्स नहीं मिलते हैं, जिससे उन्हें बेहतर रिजल्ट्स निकालने में समय लगता है। रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे से सिर्फ लगभग 70% टाइम्स ही ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस कर पाते हैं। डिलेड फीडबैक्स की दिक्कत सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि एडमिशन ऑफिसर्स और रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट को भी होती है। किसी को एडमिशन देने या किसी को कंपनी में हायर करने के बाद आपको शायद कुछ समय बाद पता चले कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। इससे आइडियल कैंडिडेट्स में मिलने वाले पैटर्न्स नहीं पता चल पाते। एक स्टडी में रिचर्ड मेल्टन साल के अंत में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के मार्क प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। 14 काउंसलर की टीम हर स्टूडेंट का 45 से 60 मिनट्स तक का इंटरव्यू लेती है। काउंसलर्स के पास स्टूडेंट के हाई स्कूल ग्रेड्स, कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट और एक 4 पेज का पर्सनल स्टेटमेंट होता है। कंपैरिजन के लिए मेल्टन एक एल्गोरिथम बनाते हैं और उसमें इनपुट के तौर पे आधी जानकारी सिर्फ हाई स्कूल मार्क्स और एप्टीट्यूड टेस्ट के रिजल्ट्स डालते हैं। ये एल्गोरिथम 14 में से 11 काउंसलर्स के प्रेडिक्शंस को ओवर पास कर देता है। मेल्टन की रिपोर्ट्स बाकी कई दर्जनों अलग अलग डोमेन्स की सिमिलर रिपोर्ट्स के साथ थी, जैसे कोई कैदी कब जेल से भागेगा या कौन से कैंडिडेट पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको कभी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन से रिजेक्शन मिला है या कभी किसी जॉब से निकाले गए हो, तो ऐसा लगता है कि एक एक्सपर्ट ने आपके पोटेंशियल को भांपा है और उन्हें नहीं लगता कि आप में वो चीजें हैं जिससे सक्सेस मिलती हैं। मुझे खुद 2 बार ड्रामा स्कूल और 2 बार फिल्म स्कूल से रिजेक्शन मिला था। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि इन इंस्टीट्यूशंस में बैठे लोग हमारे फ्यूचर को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? तो अगर आप एक वैलिड एनवायरनमेंट में हो, सेम चीजों में बार बार एक्सपीरियंस गेन करते हो, प्लस टाइम पर फीडबैक्स भी ले रहे हो, तो क्या आप फिर 10,000 आवर्स में एक्सपर्ट बन जाओगे? वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग कंफर्टेबल होना चाहते हैं। जिंदगी में कई सारी चीजें हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जैसे कि ड्राइविंग का एग्जांपल लीजिए। शुरुआत में चीजें चैलेंजिंग लगती हैं, पर हमारे दोनों सिस्टम उसी पर लग जाते हैं। पर कुछ दिनों के बाद सब ऑटोमेटिक होने लगता है। सिस्टम 1 टेक ओवर कर लेता है और सब ब्रेन अपने आप ही कर लेता है। इसके बाद कितनी भी ड्राइविंग कर लीजिए, अब ड्राइविंग इंप्रूव नहीं होगी। इंप्रूवमेंट के लिए आपको और चैलेंजिंग सिचुएशंस में गाड़ी चलानी होगी, जैसे पहाड़ों पर, तेज रफ्तार में या नॉन प्लेन रोड पर। मैं 25 सालों से गिटार बजाता हूं, पर इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं हर बार एक ही गाना बजाता हूं। वो आसान है और मुझे अच्छा लगता है। पर अगर किसी को बेहतर बनना होता है तो उसे अपनी सीमाओं से बाहर की चीज करनी होती है। कुल मिलाकर उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, उन चीज़ों को रिपीट कर कर मास्टर करना होता है जो नहीं आती। आप इन सब को प्रैक्टिस कर सकते हो,
जैसा यहाँ लिखा है वैसा करना, बस इतनी रफ्तार से कि आपको सोचना पड़ जाए कि आपके फिंगर्स क्या कर रही हैं, कैसा लग रहा है। इसे कहते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस, और कई प्रोफेशनल्स डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं करते, इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती और कभी कभी खराब भी हो जाती है। अगर आपके सीने में दर्द है, आप हॉस्पिटल जाते हो, तो आप ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाओगे जो अभी ग्रेजुएट हुआ है या उससे जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। स्टडीज बताती हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स की डायग्नोसिस स्किल्स मेडिकल स्कूल में बिताए टाइम के साथ बढ़ती जाती हैं। आप जितने अलग अलग केसेस देखते हो, उनसे फीडबैक लेकर आप केसेस के पैटर्न समझने लगते हो। पर यह भी कुछ हद तक ही सही है। जब बात हार्ट और लंग की रेयर डिजीज की आती है, तो 20 साल एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स भी रीसेंट ग्रेजुएट से वर्स्ट परफॉर्म करते हैं। ऐसा होता है क्योंकि लंबे समय में वैसे कम केसेस आने के कारण वो सिम्टम्स को सही से पहचान नहीं पाते। एक रिवीजन के बाद ही वो पेशेंट्स को सही से डायग्नोस कर सकते हैं। चेस के साथ भी सेम केस है। बेस्ट मूव प्रिडिक्ट करने के लिए मैटर नहीं करता कि आपने कितने मैचेस या टूर्नामेंट्स खेले हैं, बल्कि ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपने खुद हार्डर प्रैक्टिस की है। चेस प्लेयर्स हजारों घंटे लगाते हैं चेस थियरी पढ़ने में, खुद के और औरों के गेम को समझने में। फिर वो कॉम्पोजिशन से खेलते हैं कुछ पजल्स जो आपको टैक्टिकल पैटर्न्स पहचानने में मदद करती हैं। चेस और उनके जैसी फील्ड में खुद को डेलिब्रेट प्रैक्टिस करने के लिए मनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए कोच और टीचर्स की इतनी अहमियत होती है। वो आपकी कमजोरी देखकर उन्हें इंप्रूव करने में मदद करते हैं। तो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एक अनकंफर्टेबल जोन में थाउजेंड्स ऑफ आवर्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुद को उन चीजों के लिए चैलेंज करना होगा जो आपसे नहीं होती। किसी चीज में माहिर होना शानदार लगता है, मेरे लिए ये एक जादू सा लगता है, पर जादू है नहीं। वास्तव में एक्सपर्टीज हासिल करना रिकॉग्निशन से आता है, जो आता है हाईली स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने से। ऐसी मेमोरी बनाने के लिए 4 चीजें लगती हैं: वैलिड एनवायरनमेंट, बार बार रिपीटिशन, टाइमली फीडबैक्स, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की डेलिब्रेट प्रैक्टिस। जब ये क्राइटेरिया मेट होते हैं, तब ह्यूमंस की परफॉर्मेंस आसमान छू लेती है। और जब नहीं होते, तब हमें वो लोग मिलते हैं जो एक्सपर्ट लगते हैं पर होते नहीं हैं।